स्टेप नंबर 4 में देखें ऐड शुगर टू बॉइलिंग वाटर। फिर स्टेप नंबर 5 है ऐड मिल्क टू बॉइलिंग वाटर। फिर बॉयल दिस वाटर विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स फॉर 2 मिनट्स। फिर उसको बॉयल करते रहना है। ये जो चाय बनाने का सारा प्रोसेस है उसको आपने स्टेप बाय स्टेप लिखते रहना है। लिखने के बाद अब इन्हीं को ही ना आपने इधर आके वो फ्लो चार्ट में डिस्प्ले करा देना है। अच्छा अब देखिए फ़र्क ये है कि कुछ जो है वो रेक्टेंगुलर सिंबल हैं और कुछ जो हैं वो पैरेललोग्राम हैं। अब जो चीज़ देखिए जैसे बॉयल करवाने को आपने यहाँ पर लिखा है ऐड टी टू द बॉइलिंग वाटर। अब जो प्रोसेस करवाया ना हमने, इनपुट नहीं करवाना। इनपुट कराने के लिए होता है जैसे ये बॉयल करवाना था ना, जैसे बॉयल करवाना तो अभी स्टार्ट था ना, इसमें कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, सिर्फ अभी स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट के लिए भी ना हम आप लोग रेक्टेंगुलर इस्तेमाल करते हो, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए आपका होता है पैरेललोग्राम। तो जितने भी इधर पैरेललोग्राम इस्तेमाल हो रहे हैं ना ये शेप्स, तो वो आप देख लेंगे कि इसमें कोई प्रोसेस हो रहा है, स्टार्ट नहीं है। देखिए जैसे अब रेक्टेंगुलर देख रहे हैं, एक तो बॉयल वाटर इन सॉस पैन ये, और उसके बाद बॉयल इट विद ऑल इंग्रेडिएंट्स फॉर 2 मिनट्स। ये जो आपकी है तकरीबन छठी जो 6 ये आपकी जो शेप थी, इसमें भी रेक्टेंगुलर लगा है। वो इसलिए लगा क्योंकि ये भी बॉयल करना है ना। तो बॉयल करना सिंपल क्या होता है, आप लगा लें कि बॉयल करना इधर इनपुट है, बाकी सारा ऐड शुगर, ऐड मिल्क, ऐड टी, ये सारे प्रोसेस थे। तो प्रोसेस में क्या किया हमने, पैरेललोग्राम जो था जो शेप वो लगा दी। तो ये फ़र्क याद रखिएगा। बाकी ये इंजॉय द टी का जो है ना, ये आप काट दीजिएगा, ये लाजमी नहीं है। ये इंजॉय द टी का जो है ये शेप इसको काट दें, बाकी ठीक है आपका। बाकी स्टॉप करवा दें। इस तरह से एग्जांपल नंबर 5 देख लें। इसमें कंडीशन है, एग्जांपल नंबर 5 में आपके पास होती है कंडीशन के लिए आपको पता हमारे पास होता है ये जो डायमंड की जो सिंबल होती है। इसमें बस ये है कि डायमंड में एक एरो एक वक्त में एंटर होती है और 2 एरो निकल रही होती हैं। 2 एरो इसलिए निकलती हैं क्योंकि आपको पता होता है कि हमने लास्ट में बात की थी वीडियो में कि इफ़ स्टेटमेंट, ये इफ़ का जो स्टेटमेंट का उसको ज़ाहिर करता है ना कि ट्रू और फॉल्स, येस और नो, इसको ज़ाहिर करता है। 2 कंडीशन जब लगी हो ना तब आप डायमंड इस्तेमाल करते हो। तो अब जैसे इसमें क्या था, इसमें आपने 2 लाइनें ले लेनी हैं, उसकी लेंथ्स को ना आपने बताना है कि इक्वल है और नॉट, इक्वल है कि नहीं ये इक्वल। तो आपने जब उनकी इनपुट देनी है ना इफ़ स्टेटमेंट लगाकर, जो भी चीज़ आपने येस और नो या ट्रू और फॉल्स में शो करवानी है ना, वो आपने डायमंड में शो करवानी है और दरम्यान में 2 दफ़ा इक्वल आएगा। ये याद रखिएगा कि जब भी इक्वल करना होता है ना तो कंप्यूटर में ये ना 2 तरह से इक्वल लगाना पड़ता है। एक इक्वल जो है वो वैल्यू साइन करता होता है, डबल इक्वल किसी को चीज़ को इक्वल करता है उसके, तो डबल इक्वल याद रखिएगा इधर। बाकी देख लें इससे 2 एरो बाहर आ रही हैं, एक यस है और एक नो है। यस में प्रिंट लाइन सेगमेंट और आर इक्वल, और नो में है प्रिंट लाइन सेगमेंट आर नॉट इक्वल। तो अगर यस हो जाएगा तो ये लाइन सेगमेंट को इक्वल करा देगा, नो होगा तो लाइन सेगमेंट को इक्वल नहीं कराएगा, तो आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ये भी सिंपल था। बस इसमें ये है, इसमें 2 तरह की जो है वो एरो बाहर आ रही हैं, तो फिर 2 एरो बाहर आ रही हैं तो उनका 2 तरह का पैरेललोग्राम आप, अच्छा इसमें ना पैरेललोग्राम ही ले लेते होते हैं, ये डायमंड के बाहर जो आती होती है ना एरो, ये क्या लेती हैं पैरेललोग्राम। बाकी देख रहे हैं ये आपका 6 है, ये भी इसमें भी कंडीशन लगी हुई है। इसमें ये इवन और ऑड है, नंबर को रिप्रेजेंट करवाना है कि जो नंबर हम दे रहे हैं ना इसको फाइंड करें कि वेदर इट इज़ इवन और ऑड, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि पहले डिक्लेयर करवाएं, फिर रीड करें नंबर को। रीड कराने के लिए क्या होगा, वही पैरेललोग्राम होगी। डिक्लेयर कराने के लिए का मतलब होता है इनपुट करवाना, तो उसके लिए आपका वही होगा रेक्टेंगुलर। फिर वो डायमंड, उससे इफ़ नंबर %2 = 0। परसेंटेज ना इसलिए होता है कि 2 पे डिवाइड करते जाएं, मतलब हर जो नंबर दिया है होगा हमने उसको 2 पे डिवाइड करते जाए, वो खुद ही कंप्यूटर कर लेगा। और परसेंटेज का मतलब ये है कि अगर तो 0 बच गया तो अगर तो जो रिमाइंडर है डिवाइड करके वो 0 के बराबर आ गया तो ये जी इवन है, अगर ना आया तो वो ऑड नंबर है। तो इस तरह से एक दफ़ा डिस्प्ले इवन नंबर और एक दफ़ा डिस्प्ले ऑड नंबर लगा देंगे। तो ये आपका ये भी कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। वो डायमंड का अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। बाकी एडवांटेज है फ्लो चार्ट के, एडवांटेज ये है कि ये आपका टाइम कम लेता है, बाकी इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग कम है और जगह भी कम लेता है। क्योंकि देखें अगर आपको लिखना पड़े तो फ्लो चार्ट में आपको सिर्फ सिंबल बनाने, शेप बनानी पड़ेगी, और इसके एल्गोरिथम में तो आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी ना। तो ये फ़ायदा है कि इसमें जगह कम है, एफिशिएंट ये ज़्यादा है और इसकी जो टाइमिंग भी कम है। बाकी देखें इट फोर्सेस अस टू थिंक वेरी केयरफुली अबाउट सीक्वेंसिंग। अच्छा, और ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस होता है ना,
इसमें सीक्वेंस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल होता है। एल्गोरिदम में भी तो खैर ये होता है, लेकिन ज़्यादा एफिशिएंट वो आपका सीक्वेंस के लिहाज से भी वो फ्लो चार्ट होता है बेटा, ठीक है। तो डू यू नो तक आपका आज का हमने जो है वो कहाँ पर आपका लेक्चर था, तो 61 पेज तक है, इसको पढ़ लीजिएगा। और आपका जो काम होगा वो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 ही आपने होमवर्क में लिखनी है, और इसको अच्छे से जितनी एग्जाम्पल हमने पढ़ी है ना इनको अच्छे से करें, पढ़ें, रीड करें, लेकिन आपने होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 2 करनी है। ये इसका एल्गोरिदम भी बनाना है और फ्लो चार्ट भी साथ बनाना है, ठीक है बेटा। तो ये डू यू नो बुक जो है इसको देख लें एक बार। ये मतलब ऑल दोज यूजिंग फ्लो चार्ट इज़ फेयरली सिंपल, मेकिंग चेंजेस देयर इज देम टू अ प्रॉब्लम, मोस्ट लाइकली यू शैल हैव टू रीडू द इंटायर फ्लो चार्ट। तो ये मतलब फ्लो चार्ट जो होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। मतलब अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो आपको सारा फ्लो चार्ट दोबारा रिमूव करना पड़ता है, अगर एक स्टेप भी गलत हो गया तो आपको सारा अरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर ना समझ आए तो नीचे कमेंट करें और पूछें। फ़ी मानिल्लाह।